प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। हम एक बार फिर से आपके साथ में हैं। आज हम 12वीं भूगोल, मानव भूगोल जो हमारी पुस्तक है उस पर हमारी चर्चा होने वाली है। मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, इसके अध्याय 3 पर पहुंच चुके हैं। अध्याय 2 संभावित समाप्त है। कुछ एक दो क्वेश्चन बचे हैं, उसको हम आप लोगों को बताएंगे। यहाँ पर आज हम जिस अध्याय पर चर्चा करने वाले हैं वह मानव विकास से संबंधित। अगर हमें मानव विकास को समझना है तो हमें जो है पहले जाना पड़ेगा, मतलब पीछे जाना पड़ेगा, जिस पे हम मानव विकास की एक समझ विकसित कर सकें। देखिए, हमारी जो ज़रूरतें हैं आज जिन्हें हम पूरा कर रहे हैं, ठीक है, ये कभी ज़रूरत ही नहीं हुआ करती थी, लेकिन वर्तमान में धीरे धीरे मानव की आवश्यकताओं ने नए आयामों को जन्म दिया है। पहले की मानव की अगर हम कल्पना करें, जब मनुष्य जो है आदिम समाज में था तो उसकी जो भी आवश्यकताएं थी वो पूरी प्रकृति से वो पूरा कर लेता था। मतलब मुख्य आवश्यकताओं की बात करें, कौन कौन सी मुख्य आवश्यकताएं? रोटी, कपड़ा और मकान। तो रोटी, कपड़ा और मकान की अगर बात करें तो ये पहले आवश्यकताएं भी नहीं थी। किसकी आवश्यकता? रोटी तो थी, कपड़ा और मकान, ये आवश्यकताएं, इनमें से मकान की आवश्यकता नहीं थी, कपड़ा की आवश्यकता नहीं थी। भोजन जो व्यक्ति था वो प्रकृति से पूरा कर लेता था, मतलब जो कुछ उसको शिकार से प्राप्त होता था उसी को जो है वो क्या करता था, मतलब जो प्रकृति से उसको प्राप्त होता था, फल फूल और जो शिकार करता था उसी से अपना जो है पेट पाल लेता था। ठीक है, मतलब पेट भर लेता था। लेकिन समय बढ़ता गया, समय बलवान होता है कहते हैं। समय जैसे जैसे बदलता गया, आदमी की परिस्थिति भी बदलती गई। कपड़े पहनने लगा इंसान, और प्रकृति से बचने के लिए, और उन्होंने जो है जब मानव का स्थायीकरण हुआ, कृषि स्थायी करने लगा, तो झोपड़ियाँ वगैरह बनाने लगा, पत्थर के गुफाओं में रहने लगा इंसान। तो ये कुल मिला के ये थी मकान की आवश्यकता का जन्म हुआ। और आज अगर हम देखें तो रोटी, कपड़ा और मकान, इन तीन आवश्यकताओं को तो हम अब सोचते ही नहीं हैं, क्योंकि ये जो है मुख्यतः सभी लोगों को प्राप्त है। सरकार ने जो मतलब के प्रयास होते हैं कि लोगों को इतना भोजन मिल जाए कि वो जो है अपना पेट भर सकें, है ना। कपड़े के लिए तो मतलब कि यहाँ पर जो है ये सभी मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं व्यक्ति की ज़्यादातर पूरी हो पा रही हैं। वर्तमान समय में एक नई आवश्यकताओं का जन्म हो गया है, आधुनिक आवश्यकता। मतलब मोबाइल चाहिए, फ्रिज चाहिए, टीवी चाहिए, ये सभी चीज़ें जो है हमारे जीवन में इतनी ज़्यादा जुड़ गई। तो विकास के संबंध को अगर देखा जाए तो हम इन आवश्यकताओं के साथ में हम क्या कर रहे हैं, दो हाथ कर रहे हैं। अब कुल मिला के ये है, परिस्थिति बदली, पहले की परिस्थिति बदली, उसके बाद जो समय आया उसमें परिस्थिति बदली, और अब जो है समय जो है परिस्थिति अब बदल रही है। तो परिस्थिति अब बदल रही है तो मूलभूत आवश्यकताओं में देखें तो रोटी, कपड़ा, मकान ही है। लेकिन जो आधुनिक आवश्यकताएं हैं ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण लोगों के लिए हो गई हैं। भौतिकवादी जीवन, मतलब सुख सुविधा का जीवन लोगों को चाहिए होता है। ये पूरा की पूरा मानव विकास है, प्रारंभ से लेकर अभी तक का। इसको संक्षेप में हमने समझाया आप लोगों को। हालांकि ये इस मतलब मानव विकास को समझना हो तो ये बहुत ज़रूरी है। अब मानव विकास के टॉपिक पर ही हम चलते हैं, जहाँ पर हमें समझना है मानव विकास से संबंधित बातों को। मानव विकास जो अवधारणा है इसका प्रतिपादन किया महबूब उल हक ने। महबूब उल हक इस विचारधारा का प्रतिपादन किया। मानव विकास की जो अवधारणा है इसका प्रतिपादन किया किसने? महबूब उल हक ने। महबूब उल हक जो थे वो अमर्त्य सेन जो अर्थशास्त्री थे उनके मित्र हुआ करते थे, है ना, और दोनों लगभग एक ही विचारधारा के व्यक्ति थे। तो प्रतिपादन का जो श्रेय हम पढ़ेंगे वो महबूब उल हक को पढ़ेंगे, ठीक है, भूगोल में।
तो यहाँ पर अगर हम देखें तो मानव विकास दो तरीके से हम समझ सकते हैं कि अवधारणा को समझने के लिए दो चीज़ों को समझना होगा हमें, वृद्धि और दूसरी चीज़ विकास। यहाँ पर हम जब बात करते हैं तो ग्रोथ की बात करते हैं, ग्रोथ मतलब कि वृद्धि, और डेवलपमेंट मतलब विकास, डेवलपमेंट या ग्रोथ। तो यहाँ पर ग्रोथ का मतलब ये होता है, ये मात्रात्मक पहलू है, किसी भी चीज़ का कौन सा पहलू है, मात्रात्मक पहलू है। जैसे जनसंख्या में वृद्धि हुई सन 2001 से 2001 में जनसंख्या थी 102 करोड़, 2011 में जनसंख्या थी 121 करोड़। ये कहलाती है मात्रात्मक वृद्धि। मात्रात्मक मतलब जिसका संबंध संख्याओं से हो, कि हमारे पास जो है सुख सुविधाओं क्या होती जा रही है, वृद्धि होती जा रही है। हमारे पास गाड़ियों की संख्या बढ़ रही है, हमारे पास जो है अगर हम बात करें तो कहें कि अनाज जो है हर वर्ष क्या होता जा रहा है, बहुत वृद्धि होते जा रही है। उसकी कृषि की उत्पादकता में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, कृषि की उत्पादकता में वृद्धि। वृद्धि का मतलब है कि जैसे कि पहले 10 क्विंटल होता था तो अब जो है 15 क्विंटल होने लगा, फिर 17 क्विंटल होने लगा 1 एकड़ में, फिर 22 क्विंटल होने लगा। तो ये किसकी बात हो रही है, ये हो रही कृषि के उत्पादन की मात्रात्मक वृद्धि से, इसलिए इसमें वृद्धि का संबंध होता है। अब ये जो है हम अगर विकास की बात करें तो विकास किस पर देखेंगे, इसमें गुणात्मक परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन देखा जाता है, गुणात्मक परिवर्तन। गुणात्मक परिवर्तन का यहाँ पर देखें तो मात्रात्मक रूप से हम देखें, जनसंख्या बढ़ रही है। 2001 में जनसंख्या 102 करोड़, 2011 में 121 करोड़। लेकिन अगर देखा जाए तो क्या जनसंख्या की जो मतलब कि संतुष्टि का स्तर है वो बढ़ा है, क्या जनसंख्या जो है पूरे तरीके से खुशहाल स्थिति में है, क्या जनसंख्या जो जिनका जन्म हुआ क्या देश के विकास में उन्होंने सहयोग किया। तो ये चीज़ें कहलाती हैं जनसंख्या का कौन सा परिवर्तन, गुणात्मक परिवर्तन। ठीक है, जैसे कृषि का उत्पादन हुआ, ठीक है, कृषि के उत्पादन में वृद्धि हो गई, लेकिन अगर देखें तो क्या भूमि की गुणवत्ता कम हुई कि नहीं, भूमि की गुणवत्ता अगर कम हो गई तो समझ लीजिए क्या गुणात्मक परिवर्तन नहीं है। अगर हमें जो बीज मिल रहे हैं, जो हम खाने के लिए उपयोग कर रहे हैं, खाना मिल रहा है, अगर इसमें रसायन और कीटनाशक का उपयोग किया गया तो क्या हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा होगा। तो ये चीज़ कहलाती है गुणात्मक चीज़, समझ रहे हो। जैसे कि अगर हम किसी चीज़ को भी बात करें कि हमने अनाज खरीदा ना, अनाज खरीदा तो 2 क्विंटल खरीदा, कितना खरीदा, 2 क्विंटल खरीद लिया। और अगर हम देखें तो इससे मिलने वाली जो कैलोरी होगी, ठीक है, तो कैलोरी कितनी प्राप्त हुई, हमें कितना पोषण प्राप्त हो रहा है, तो ये कहलाएगा मात्रात्मक वृद्धि और ये कहलाएगा गुणात्मक वृद्धि। ठीक है, समझ में आई बात। गुणात्मक और मात्रात्मक समझ ही गए होंगे। वृद्धि का संबंध विकास के मात्रात्मक पहलू से, आप लिखेंगे वृद्धि का संबंध किससे है, विकास की मात्रात्मक पहलू से है। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल आप चाहें तो लिख सकते हैं जनसंख्या वगैरह का। फिर दूसरा आप लिखेंगे विकास का तात्पर्य गुणात्मक वृद्धि से होता है कि उसमें जो है सकारात्मक कितना प्रभाव पड़ रहा है। गुणात्मक को हम क्या कह सकते हैं, सकारात्मक परिवर्तन, मतलब अच्छा परिवर्तन। ठीक है, जनसंख्या का जन्म होना ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन अगर जनसंख्या देश के विकास में सहयोग करे तो समझ लीजिए जनसंख्या में कौन सा परिवर्तन हुआ, गुणात्मक परिवर्तन हुआ या सकारात्मक परिवर्तन हुआ। और जनसंख्या देश में बढ़ती है और देश के विकास में सहयोग नहीं करती है तो समझ लीजिए मात्रात्मक परिवर्तन हो रहा है। कौन सा परिवर्तन, मात्रात्मक परिवर्तन। जैसे कि हमारे देश में देखें तो सबसे ज़्यादा, विश्व के सबसे ज़्यादा युवा हमारे देश में पाए जाते हैं। उसका कारण है भारत ज़्यादा आबादी वाला देश है, तो उसके कारण से हमारे देश में जो है युवा बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या हमारी युवाओं की है बेरोजगारी की समस्या। तो मात्रात्मक रूप से तो युवा ज़्यादा है, कार्य क्षमता ज़्यादा है हमारे पास में, लेकिन उसका उपयोग नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो ये कहलाता है कौन सा परिवर्तन, वृद्धि। इसलिए जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। ठीक है, जनसंख्या का विकास कब कहेंगे, जब जनसंख्या देश के विकास में सहयोग
करने लगेगी। ठीक है, उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद जो है अपन मानव विकास के आधारभूत स्तंभों पर चर्चा करते हैं। मानव विकास के 4 आधारभूत स्तंभ हैं। कितने स्तंभ हैं? मानव विकास के 4 आधारभूत स्तंभ हैं। अब आप समझ ही गए होंगे, कोई घर बनाना है तो क्या बनाना पड़ता है अपन को? स्तंभ बनाना पड़ता है। स्तंभ मतलब पिलर्स। पिलर्स हैं, कितने हैं पिलर्स? 4। कितने पिलर्स हैं? 4 हैं, जिस पर क्या रखी हुई है? छत रखी हुई है। मानव विकास की जो छत है उसकी कितने आधारभूत स्तंभ हैं? 4। कितने हैं? ठीक है, ये है महबूबुल हक की बात जो बताई। ये 1990 में इस विचारधारा का जन्म हुआ। कब हुआ? कौन से समय में? 1990 के समय में, या इस विचारधारा का जन्म 1990 में हुआ। ठीक है, मानव विकास के कितने स्तंभ हैं? 4। कौन कौन से हैं देख लीजिए। समता, पहला है समता, दूसरा है सतत पोषणीयता, सतत पोषणीयता, तीसरा है समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता, याद आएगा तो बताता हूँ। चौथा समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता, और एक और है, चलिए उस पर चर्चा कर लेंगे, याद आ ही जाएगा। समता जो है, समता का मतलब क्या है? हर एक व्यक्ति को समान अवसर उपलब्ध हों। यहाँ पर समता दिखाई दे रहा है, प्रत्येक व्यक्ति को, देश के कितने व्यक्ति को? प्रत्येक व्यक्ति को कैसे अवसर प्रदान हो? समान अवसर प्रदान होना चाहिए। समान अवसर प्रदान होगा, जैसे कि अगर हम कहें जाति के हिसाब से, या धर्म के हिसाब से, या वर्ग के हिसाब से। जाति मतलब कोई भी जाति हो, जैसे पिछड़ी जाति हो चाहे उच्च जाति हो, सबको कैसा अवसर प्राप्त हो? समान। धर्म, सभी धर्म को, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी धर्म के लोगों को। वर्ग की बात करें, चाहे ST SC OBC इस तरीके की बात हो जाती है, और यहाँ पर चाहे महिला हो और चाहे पुरुष हो। ठीक है, तो आप समझ ही गए होंगे समता का आशय क्या होता है। हाँ, ये याद आ गया, समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता और सशक्तिकरण। ठीक है, हाँ, तो जाति, धर्म, वर्ग के हिसाब से प्रत्येक व्यक्ति को कैसे अवसर प्रदान होना? समान। बढ़ने के प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर उपलब्ध होने चाहिए, ये कहलाता है समता। तब जाके हमारे देश का विकास होगा। तो समझ गए होंगे आप इसको। सतत पोषणीयता का जो अर्थ है वो निर्वहन से संबंधित है। किससे संबंधित है? निर्वहन। निर्वहन का जो है अर्थ क्या होता है कि हम जिस संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं, संसाधन का हम उपयोग कर रहे हैं, वे संसाधन जिनका हम क्या कर रहे हैं? उपयोग कर रहे हैं, वो भावी पीढ़ी के लिए क्या रह सकें? बचे रह सकें। भावी पीढ़ी के लिए बचे रह सकें मतलब आज जिनका हम उपयोग कर रहे हैं, जैसे पेट्रोल, डीजल, ऐसी चीज़ जो समाप्त हो जाएंगी आगे आने वाले समय पे। तो ऐसा ना हो कि भविष्य में जो लोग आए उनको ये देखना पड़े म्यूजियम में कि भाई ऐसा होता था पेट्रोल, ऐसा होता था डीजल, ऐसा होता था जो है कोयला। तो वो ये है, इसका मतलब यही है कि हम जिस संसाधन का क्या कर रहे हैं? उपयोग कर रहे हैं, वो भविष्य की पीढ़ियों के उपयोग के लिए भी शेष रह सके, ये कहलाता है सतत पोषणीयता। सतत पोषणीयता समझ गए होंगे आप लोग। जो संसाधन हमारे पास उपलब्ध हैं उनका इस तरीके से उपयोग किया जाए कि वो आगे आने वाली पीढ़ी के लिए भी शेष रह सकें, ये कहलाता है सतत पोषणीयता। मतलब विकास क्रमशः हो, विकास निरंतर हो, विकास क्रमशः हो, विकास होता रहे, ये सतत पोषणीयता कहलाएगा। लेकिन इसका संबंध हमने बताया कि सीधा सीधा ये है कि संसाधन जो है आगे की पीढ़ियों के लिए भी क्या हो रह सकें? शेष रह सकें। इसके बाद है उत्पादकता। उत्पादकता को अगर हम इंग्लिश में देखें तो प्रोडक्टिविटी कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्पादकता। तो उत्पादकता जो है मतलब कि मानव श्रम की उत्पादकता। किसकी उत्पादकता? मानव श्रम की उत्पादकता। मानव श्रम की उत्पादकता मतलब कोई भी अगर काम हो रहा है
तो उसमें क्या होना चाहिए, उत्पादकता होना चाहिए। कि अगर हम कोई काम कर रहे हैं, मान लीजिए कि बात कोई खेतों में ही काम कर रहे हैं, तो खेतों में काम कर रहे हैं तो उसमें क्या होना चाहिए, प्रोडक्टिविटी होना चाहिए, उत्पादकता होना चाहिए कि हम जो है कितना काम कर रहे हैं। पता चला हम खेत चले गए और हमने कोई काम नहीं किया, तो क्या प्रोडक्टिविटी है, नहीं है। तो कुल मिला के ये है कि उत्पादकता का मतलब है कि हम कितना काम कर रहे हैं, है ना। मतलब देश में आबादी ज़्यादा है, लेकिन क्या आबादी जो है पूरे तरीके से जो उनके पास में क्षमता है उसका उपयोग कर पा रही है। तो मानव विकास की अगर हम बात करें तो क्या होना चाहिए, उत्पादकता होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ठीक है ना। तो लोगों की क्षमताओं का विकास करके, लोगों की क्षमताओं का विकास करके, लोगों की क्षमताओं का विकास करके क्या करना चाहिए, उत्पादन में या उत्पादकता में वृद्धि की जा सकती है, वृद्धि की जा सकती है। सरकार कितने सारे प्रोग्राम चलाती है कि कौशल विकास कार्यक्रम, है ना, लोगों को सिखाएंगे आत्मनिर्भर भारत। ये सब क्या है, ये सब इसीलिए है ताकि हमारे देश के युवा जो है देश की जो तरक्की है उसके साथ में कदम ताल शुरू कर दे। तो उससे क्या होगा कि लोगों की क्षमताएं बढ़ेंगी और देश के विकास में क्या करेंगे, सहयोग करेंगे। ठीक है, तो उत्पादकता से अर्थ समझ गए होंगे, लोगों की क्षमताओं का विकास करके उत्पादन में वृद्धि करना। ठीक है, उत्पादन में वृद्धि की जा सकती है या करना लिख लीजिए आप लोग। ठीक है, यहाँ पर मानव श्रम की बात हो रही थी कि उसमें जो है क्या लाना, प्रोडक्टिविटी लाना कि वो ज़्यादा काम कर सके। इसके बाद है सशक्तिकरण। सशक्तिकरण मतलब अगर हम देखें तो जैसे कि महिला सशक्तिकरण, आप लोग बार बार न्यूज़ चैनल में देख रहे हो, महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार काम कर रही है, पिछड़ों की सशक्तिकरण के लिए काम कर रही है। मतलब सशक्तिकरण क्या है कि आप मजबूत बनाना, अपने आप को क्या बनाना, मजबूत बनाना। जब तक देश का हर एक व्यक्ति मजबूत नहीं होगा तब तक देश का विकास भी नहीं हो सकता है। तो इसके लिए ज़रूरी है सशक्तिकरण। ठीक है, तो सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए लोगों को, सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों को का क्या होना, मजबूत होना लिख लीजिए या उत्थान होना लिख लीजिए, है ना। तो उनके सशक्तिकरण की बात होती है। जैसे दो ही वर्ग जो है, सबसे पहले अगर हम देखें तो महिला और दूसरी चीज़ जो है पिछड़े वर्ग, पिछड़े या वंचित वर्ग जो है, वंचित तबके। ठीक है, इनके विकास की बात की जाती है कि सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्गों का क्या करना, कल्याण करना। इस विचारधारा का मुख्य क्या है, उद्देश्य है। आप सशक्तिकरण कैसे लिखेंगे, समाज के आर्थिक एवं सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हुए लोगों का क्या होना, विकास होना, ताकि वो सक्षम बन सकें। उनके सक्षम बनने से क्या होगा, देश सक्षम होगा। ठीक है, मतलब पिछड़ी हुई जनजातियाँ हैं, जैसे मतलब कि जैसे ट्राइब्स जो है हमारे यहाँ जनजातियाँ हैं भारत में, तो उनका विकास होगा तो क्या होगा, पूरे देश का विकास होगा। हालांकि ये मानव भूगोल की पुस्तक है, इसमें हम विश्व के बारे में चर्चा करते हैं। तो देश, पूरे विश्व का विकास तभी हो सकता है जब पूरा जो समाज है, चाहे कोई भी धर्म, कोई भी जाति, कोई भी संप्रदाय, किसी भी वर्ग का हो, बराबर प्लेटफॉर्म पे आ जाएगा तो पूरा जो है विकास होगा। तो मानव विकास के 4 स्तंभों पर हमारी चर्चा हुई। आप लोग, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गई होंगी बातें। आप लोग जो है तैयार कर लीजिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये आता भी है। पिछले साल आया था 2024 में, 2 नंबर के क्वेश्चन पे आया था, लेकिन ये बड़े क्वेश्चन में भी आने की क्षमता रखता है। 3 नंबर 4 नंबर के क्वेश्चन में ये देखा जा सकता है आप लोगों को। ठीक है, तो आप लोग तैयारी कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।